हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की एक टाइप और उसके कॉजेस, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि ओ लेवल्स और A2 लेवल्स के सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन की। तो आपके सामने है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स when the skill set of a worker does not match the skills demands of the jobs available। जिसका मतलब ये हुआ कि जो वर्कर्स का स्किल्स का सेट है, यानी कि जो स्किल्स उसके पास हैं, वो मैच नहीं करती उन स्किल्स से जो कि जॉब मार्केट में डिमांडेड है। Structural unemployment can also be defined as an unemployment where there is a mismatch between the jobs available and the skill levels of the unemployed। यानी कि जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं और लोगों के पास जो स्किल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। एज अ रिजल्ट मार्केट में वर्कर्स की शॉर्टेज तो है, लेकिन वो शॉर्टेज फिल इसलिए नहीं हो सकती कि जो वर्कर्स हैं, जो अवेलेबल वर्कर्स हैं, उनके पास उस चीज़ की स्किल्स मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि जो वर्कर्स के पास स्किल्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर फार्मर्स हैं, उनकी स्किल्स फार्मिंग से रिलेटेड हैं। एज अ रिजल्ट वो सूटेबल नहीं है उन जॉब्स के लिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। एज अ रिजल्ट दिस गैप बिटवीन the available supply of workers and the type of worker demanded will lead to unemployment। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को हम इन दो टर्म्स के जरिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी एंड ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी का क्या मतलब है कि जो क्वालिफिकेशन, जो स्किल्स आपके पास हैं, उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में किसी और टाइप के वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। एज अ रिजल्ट यू आर ऑक्यूपेशनली इमोबाइल टू स्विच टू दैट जॉब। एज अ रिजल्ट यू आर अनएम्प्लॉयड। और जाहिर बात है कि ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी को इमीडिएटली ओवरकम करना पॉसिबल नहीं होता। खास तौर पर अगर हम एडल्ट वर्कर्स की बात करें तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो दोबारा से कोई क्वालिफिकेशन वगैरह लें, दोबारा से कोई ट्रेनिंग वगैरह लें, दोबारा कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह ज्वाइन करें इतनी ज़्यादा एज में, और दोबारा से कोई चीज़ लर्न करें या दोबारा से कोई स्किल्स लर्न करें। वो फिज़िकली डाउन हो चुके होते हैं। ये और बात है कि मेंटली वो ग्रो हो चुके होते हैं, लेकिन फिज़िकली डाउन हो चुके होते हैं और एनर्जेटिक नहीं होते उतना। एज अ रिजल्ट उनके लिए दोबारा से ट्रेनिंग एक्वायर करना, दोबारा से क्वालिफिकेशन एक्वायर करना पॉसिबल नहीं होता, और उसका नतीजा ये निकलता है कि जो स्किल्स उनके पास हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, और जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं। वहाँ डिफरेंट स्किल्स एंड डिफरेंट क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। तो दोज वर्कर्स वुड फेस ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी and would not be able to switch to a new job and would remain unemployed। Mind it कि I didn't say कि occupational immobility सिर्फ adult workers के केस में होगी। मैंने कहा कि adult workers के केस में occupational immobility comparatively ज़्यादा होगी as compared to youngsters के, क्योंकि youngsters comparatively दोबारा से क्वालिफिकेशन, दोबारा से ट्रेनिंग ले सकते हैं अगर उनके पास जो क्वालिफिकेशन या स्किल्स हैं वो सूटेबल नहीं है न्यू जॉब्स के लिए। फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, जो कि कंपैरेटिवली एक आसान बात है, जिसका मतलब ये है कि जहां जॉब है वहां तक आपकी अप्रोच, आपकी रीच नहीं है।
वो एक डिस्टेंट लोकेशन में है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, हाउसिंग का प्रॉब्लम है, वीज़ा का प्रॉब्लम है, टिकट का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप उस जॉब तक नहीं पहुंच सकते। उसके अवेलेबल होते हुए भी, आपकी स्किल्स मैच करते हुए भी आप वहां पहुंच नहीं सकते, इसलिए आप अनएम्प्लॉयड हैं। तो माइंड इट कि ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी और ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी की वजह से बास टाइम आप उन जॉब्स तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां वो जॉब्स हैं, या आप उनके लिए इमोबाइल होंगे। एज अ रिजल्ट जो आपके पास स्किल्स हैं वो सूटेबल नहीं है उस इंडस्ट्री के लिए जहां वर्कर्स की डिमांड है। एज अ रिजल्ट ये गैप मेंटेन रहेगा और बास टाइम ये अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए दोबारा से कोई क्वालिफिकेशन लेना, दोबारा से कोई स्किल्स डेवलप करना, दोबारा से कोई ट्रेनिंग लेना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। उसमें मैंने सबसे पहले मेंशन किया हुआ है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। लेट सपोज अगर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि बास टाइम टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी वर्कर्स को और उन्हें आउट ऑफ जॉब कर देगी। या फिर बास टाइम ये होगा कि न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से अब उतने वर्कर्स डिमांडेड रहेंगे ही नहीं। या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से एक प्रॉब्लम यह आएगा कि जो वर्कर्स हैं उनके पास वो स्किल्स, वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपना काम परफॉर्म कर सकें। वो भी एक रीज़न बनेगी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो माइंड इट के हम यहाँ 2-3 बातें कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बिल्कुल ही वर्कर्स की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दें क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट हो वर्कर्स का। दूसरा, टेक्नोलॉजी की वजह से बास टाइम वर्कर्स टेक्नोलॉजी की वजह से बास टाइम प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि उतने वर्कर्स की डिमांड ना रहे। और तीसरी बात ये कि बाज़ वर्कर्स इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो दोबारा से वो स्किल्स, वो ट्रेनिंग, वो क्वालिफिकेशंस ले सकें जो उस टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए चाहिए, और वो भी उनकी अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न बन जाएगा और इसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप में ही क्लासिफाई करेंगे। फिर हम आ जाते हैं चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, पहले कोई इकोनॉमी थी वो प्राइमरी सेक्टर बेस्ड थी, बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई और ज़्यादातर वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर बेस्ड थे, तो उनके पास वो क्वालिफिकेशंस, वो स्किल्स हैं ही नहीं कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट हो सकें, सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हो सकें, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। बास कंट्रीज में डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से भी ऐसा हुआ है कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से सर्विसेज सेक्टर ग्रो हुआ है और वो वर्कर्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे वो बास टाइम सर्विसेज सेक्टर के लिए उनके स्किल्स, उनकी क्वालिफिकेशंस सूटेबल नहीं थी। एज अ रिजल्ट वो अनएम्प्लॉय हो गए। फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की कि बास टाइम गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करती है कि जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले किसी कंट्री में सिगरेट्स वर अलाउड, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ बैन द कंजम्पशन ऑफ सिगरेट्स। एज अ रिजल्ट जो सिगरेट्स इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज में लेबर मार्केट के रेफरेंस से एक मजीद बात जो हम कर सकते हैं वो ये है कि बास टाइम गवर्नमेंट मिनिमम वेज रेट अबव द इक्विलिब्रियम सेट कर देती है। गवर्नमेंट को अगर लगता है कि वर्कर्स को सैलरीज या वेजेस कम मिल रही हैं तो गवर्नमेंट बास टाइम लेबर मार्केट में इंटरफेयर करती है और लेबर मार्केट में इंटरफेयर करके, इंटरवीन करके मिनिमम वेज रेट अबव द इक्विलिब्रियम सेट कर देती है, जिससे कि डिमांड फॉर वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सप्लाई एक्सटेंड हो जाती है और एक्सेस सप्लाई वर्कर्स डेवलप हो जाती है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, राइट? या गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करती है
तो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी की वजह से लॉन्ग टर्म में तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस मौजूद है, क्योंकि जब इंडस्ट्री प्राइवेटाइज होगी तो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होगी, तो प्राइवेट सेक्टर इज प्रॉफिट मोटिव, दैट्स व्हाई दे वुड ले ऑफ दोज वर्कर्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज शिफ्टिंग अक्रॉस द बॉर्डर की। बास टाइम ऐसा भी होता है कि आपके मुल्क में कोई इंडस्ट्री थी, लेकिन अब वो किसी दूसरी कंट्री मूव कर गई, क्योंकि वहाँ उसको ज़्यादा गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, या वहाँ ज़्यादा चीप लेबर मिल रहा है, या वहाँ कोई टेक्नोलॉजी का एज है, या वहाँ रॉ मटेरियल्स ज़्यादा सस्ते हैं। तो डिफरेंट रीजंस की वजह से इंडस्ट्रीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग मार्केट में जहाँ वो थी वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और वो फिर मिसमैच ऑफ स्किल्स की वजह से दूसरी इंडस्ट्रीज से वो स्किल्स रिलेटेड नहीं होंगी, एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। फिर हम ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर बात जापान और पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, तो जापान की जो गाड़ियां हैं वो पाकिस्तान में विदाउट एनी ड्यूटी विदाउट एनी टैरिफ इंपोर्ट होंगी, और जब वो विदाउट एनी ड्यूटी विदाउट एनी टैरिफ इंपोर्ट होंगी पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली जापानीज गाड़ियां ज़्यादा सस्ती और क्वालिटी वाइज बेहतर हैं पाकिस्तानी गाड़ियों से। नतीजा ये निकलेगा कि लोग जापानीज गाड़ियां खरीदने लगेंगे, और जो लोकल गाड़ियां हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी डिमांड कम होने की वजह से, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो बास टाइम ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना होगा हमें। फिर हम बात करते हैं ऑब्सोलेसेंस ऑफ द गुड की। कंपैरेटिवली आसान बात कि कोई प्रोडक्ट कोई गुड इनिशियली डिमांड किया जाता था, अब उसकी डिमांड इतनी नहीं रही, उसकी कंप्लीट रिप्लेसमेंट आ गई, या वो ज़रूरत नहीं रही लोगों को उस चीज़ की। पुराने ज़माने में पलंग वगैरह हुआ करते थे जो रस्सियों के बैड हुआ करते थे, वो अब कोई नहीं खरीदता, कोई नहीं इस्तेमाल करता, तो उसके वर्कर्स अनएम्प्लॉय हो गए, राइट। तो प्रोडक्ट्स के ऑब्सलीट हो जाने की वजह से, गुड्स के ऑब्सलीट हो जाने की वजह से भी अक्सर इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी और उसके वर्कर्स अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, और मिसमैच की वजह से वो अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे। सो दीज वर द मेन रीजंस, not all reasons, these were the main reasons which cause structural unemployment. यहां हम थोड़ी बात रेमेडीज ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पे भी कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को गवर्नमेंट सॉल्व कैसे करेगी। गवर्नमेंट कैसे सॉल्व करेगी कि जो स्किल्स वर्कर्स के पास हैं वो मैच नहीं होती उन स्किल्स से, वो क्वालिफिकेशंस मैच नहीं होती उन क्वालिफिकेशंस से जो कि प्रेजेंटली डिमांडेड है। तो गवर्नमेंट उसके लिए जो काम कर सकती है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रीट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स। अक्सर जगहों पर, अक्सर कंट्रीज में, इवन पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाती है वर्कर्स के लिए, जहां अनएम्प्लॉयड वर्कर्स को दोबारा से ट्रेन किया जाता है किसी नई इंडस्ट्री के लिए, किसी नई फर्म के लिए, किसी नई फील्ड के लिए, किसी नए प्रोफेशन के लिए। गवर्नमेंट जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक काम तो गवर्नमेंट ये कर सकती है, राइट। फिर प्राइवेट सेक्टर्स को भी सब्सिडीज दी जा सकती हैं ताकि वो भी ये काम करें। आमतौर से प्राइवेट सेक्टर विल बी रिलक्टेंट टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, लेकिन if the government is providing finance for that, if the government is providing subsidies for that, then private sector can perform training, can give training to their workers. और फिर उसके अलावा जोग्राफिकल मोबिलिटी को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट वर्कर्स की मोबिलिटी को इंक्रीज कर सकती है, उनको रीलोकेट करके उनको किसी नए शहर में हाउसिंग फैसिलिटी देके, या अगर रिमोट लोकेशन में है तो उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वगैरह देकर उनकी मोबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, ताकि जहां जॉब है वहां वर्कर्स की अवेलेबिलिटी हो। तो दीज आर फ्यू रेमेडीज ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली,
ये और बात है कि रेमेडीज़ और भी हैं, लेकिन वो हम जनरली बात करते हैं। यहाँ हम स्पेसिफिकली सिर्फ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हुए ही रेमेडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जी जनाब, आई होप कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, उसके कॉजेस और उसकी रेमेडीज़ आपकी समझ में आ गई होंगी। If you find this video good, then please like it, share it with others to benefit them as well, and subscribe the channel Hossanomics, because in the future I'm bringing a lot of videos for you which will improve your concepts, which will make you an economist. Thank you very much.